कभी सोचा है एक ऐसी महान सभ्यता के बारे में जिसने बड़े बड़े शहर बसाए, दूर देशों तक व्यापार किया, पर अपनी कहानी सुनाने के लिए एक भी शब्द नहीं छोड़ा जिसे हम आज पढ़ सकें? आज हम भारत के ऐसे ही एक सबसे पुराने और गहरे रहस्य की पड़ताल करने जा रहे हैं, महान हड़प्पा सभ्यता। तो सवाल यही है कि एक ऐसे इतिहास को कैसे समझें जिसकी किताब ही बंद हो? जब हमारे पास राजाओं के हुक्मनामे नहीं हैं, कवियों की कविताएं नहीं हैं या व्यापारियों का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो फिर हम अतीत के बारे में जानते कैसे हैं? इसकी शुरुआत होती है उन सुरागों से जो वो लोग पीछे छोड़ गए। और सबसे पहला सुराग, उनकी ईंटें। ये हमें उनकी कमाल की शहरी प्लानिंग और उनके समाज के संगठन के बारे में बताती हैं। फिर आते हैं उनके बनाए हुए मनके। ये छोटे छोटे खूबसूरत मनके उनके लाजवाब हुनर और दुनिया के दूसरे कोनों तक फैले उनके व्यापारिक रिश्तों की गवाही देते हैं। और आखिर में अस्थियां, जो हमें सीधे सीधे बताती हैं कि वो खाते क्या थे और कौन से जानवर पालते थे। जी हाँ, इस कहानी के हीरो कोई राजा रानी नहीं, बल्कि ये बेजान चीजें हैं जो हजारों सालों से जमीन के नीचे चुपचाप दबी हुई थीं। तो चलिए इस खामोश सभ्यता में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये अपने आप में एक पहेली है। सोचिए, एक तरफ तो हमारे पास एक बेहद एडवांस शहरी समाज है और दूसरी तरफ एक ऐसी लिखाई जो पूरी तरह से खामोश है। हड़प्पा सभ्यता, जो आज से लगभग 4600 साल पहले अपने चरम पर थी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे आबाद थी। अब देखिए, मेसोपोटामिया और मिस्र के बारे में तो हम कितना कुछ जानते हैं क्योंकि हम उनकी लिखाई पढ़ सकते हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि हमारे लिए आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। और बस यही बात इस सभ्यता को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देती है। यहाँ पे पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स सिर्फ खोजकर्ता नहीं है, वो जासूस बन जाते हैं। उनके लिए हर चीज, मिट्टी के एक बर्तन का टुकड़ा हो या कोई टूटा हुआ औजार, एक बहुत बड़ा सुराग है। लेकिन एक वक्त था जब दुनिया को इस महान सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये तो बस जमीन के नीचे दबी हुई थी। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में सब कुछ बदल गया। ये कहानी शुरू हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी को हड़प्पा में कुछ अजीब सी मोहरें मिलीं। ठीक अगले ही साल उनसे करीबन 600 किलोमीटर दूर आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो में बिल्कुल वैसी ही मोहरें मिलीं। और फिर 1924 में जॉन मार्शल ने इन सारी कड़ियों को जोड़ा और दुनिया के सामने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको हैरान कर दिया। भारत में एक नई प्राचीन सभ्यता खोज ली गई है। ये सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं थी, ये एक तरह का ऐतिहासिक भूकंप था। इसने उस समय की ब्रिटिश धारणा को जड़ से हिला दिया कि भारत का कोई महान प्राचीन अतीत नहीं था। अचानक से भारत का इतिहास भी मेसोपोटामिया और मिस्र जितना ही पुराना और शानदार साबित हो गया। हम बात कर रहे हैं लगभग 2600 ईसा पूर्व की, मतलब आज से 4500 साल से भी ज्यादा पहले। जरा सोचिए इस बारे में। उस जमाने में यहां एक पूरी तरह से विकसित शहरी सभ्यता मौजूद थी। तो चलिए वापस उन सुरागों पर आते हैं, ईंटें, मनके और अस्थियां। सवाल ये है कि पुरातत्वविद इन खामोश चीजों को एक जीती जागती कहानी में कैसे बदल देते हैं। आइए देखते हैं कि वो अतीत को पढ़ते कैसे हैं। यहाँ हर चीज कुछ ना कुछ बताती है। मिट्टी के बर्तनों से उनकी कला और खानपान का पता चलता है, गहनों और मनकों से उनके व्यापार और हुनर का, औजारों से उनकी टेक्नोलॉजी का। वो पत्थर और तांबे का इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। मोहरें, जो शायद व्यापार में काम आती होंगी, उन पर जानवरों और कुछ रहस्यमयी निशान बने हैं। और जानवरों की हड्डियों और जले हुए अनाज से तो उनके खाने की पूरी लिस्ट ही मिल जाती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। हमें बिना किसी किताब या लिखे हुए रिकॉर्ड के ये कैसे पता चला कि वो लोग खेती कैसे करते थे? ये जासूसी के काम का एक बेहतरीन नमूना है। देखिए कि ये सारे सुराग कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। मोहरों पर बैल बने हैं, मतलब वो खेतों की जुताई के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे। फिर हमें मिट्टी के बने हल के छोटे छोटे मॉडल मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि उनके औजार कैसे दिखते थे। और फिर कमाल ही हो जाता है जब कालीबंगन में सचमुच का जुता हुआ खेत मिलता है। इतना ही नहीं, शोरतुघई में नहरों के निशान और धौलावीरा में एक बहुत बड़ा पानी का तालाब मिलना ये साबित करता है कि उनके पास सिंचाई का एक बेहतरीन सिस्टम था। कोई किताब नहीं, फिर भी पूरी कहानी हमारे सामने है। और उनके खाने की बात करें तो जले हुए अनाज के दाने बताते हैं कि वो गेहूं, जौ, दालें और बाजरा जैसी फसलें उगाते थे। और जानवरों की हड्डियां इस बात का सबूत हैं कि वो भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवर पालते थे। और हाँ, मछली भी खाते थे।
लेकिन ये इतना बड़ा और जटिल समाज रातों रात नहीं बन गया था। पुरातत्वविदों ने एक और राज खोला है। हड़प्पा का एक शुरुआती दौर भी था, जो बाद के विकसित दौर से काफी अलग था। देखिए, 2600 ईसा पूर्व से पहले का जो आरंभिक हड़प्पा काल था, उसमें छोटी छोटी बस्तियां थीं, कोई खास बड़ी इमारतें नहीं थीं और व्यापार भी सीमित था। लेकिन फिर कुछ बड़ा बदलाव आया। विकसित हड़प्पा काल में हम बड़े बड़े योजना से बसाए गए शहर, कई कई मंजिला इमारतें और मेसोपोटामिया तक फैला एक बड़ा व्यापार नेटवर्क देखते हैं। ये ऐसा था जैसे एक छोटा सा गांव अचानक एक महानगर बन गया हो। ये सब हमें वापस हमारी उसी पहली पहेली पर ले आता है। हमने उनकी ईंटों, मनकों और अस्थियों से बहुत कुछ सीख लिया है। हमने उनके शहरों को अपने जहन में दोबारा बसा लिया है, उनके खाने का अंदाजा लगा लिया है और उनके विकास की कहानी को भी समझ लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी अपनी जगह पर कायम है। अगर हम कभी उनकी लिपि को, उनकी लिखाई को समझ पाएं, तो हमें क्या पता चलेगा? क्या हमें उनके राजाओं के नाम पता चलेंगे, उनके देवी देवताओं की कहानियां, या फिर शायद बस किसी व्यापारी का रोज का हिसाब किताब? सच तो यह है कि हम नहीं जानते। और शायद यही बात हड़प्पा सभ्यता को आज भी इतिहास के सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक बनाती है।